गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, उसके लिए अपन ने अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण की गणना की थी। ठीक है, तो जो समाकलित वेग समीकरण थी वो निम्नलिखित थी। तो देखो सामने आपको सब पता होगा क्या थी ये, कि 0t बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और t समय अभिकारक की सांद्रता। तो ये आपके सामने पिछली वीडियो में लास्ट में समाकलित वेग समीकरण आई थी। हम आज इस समीकरण पे आधारित क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण पर आधारित। ठीक है, तो आप सामने देखना, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना। क्वेश्चन है एक शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक या दर नियतांक आपको दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक दिया गया है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, आगे आपसे प्रश्न पूछा है, इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को 8 ग्राम से घटकर 5 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है, उस समय का मान ज्ञात करना है जिस समय में सांद्रता 8 ग्राम से घटकर 5 ग्राम हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है आपके पास जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता 8 ग्राम है। ठीक है, मतलब कितने समय बाद सांद्रता उसकी 5 ग्राम हो जाएगी, तो आपको वो समय फाइंड करना है। और आपको दर नियतांक का मान दिया गया है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आप इस समीकरण का उपयोग करोगे जो शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण है। तो आप समीकरण लगाओगे, फॉर्मूला शून्य कोटि अभिक्रिया दर नियतांक इंटू समय बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता। आपको समय ज्ञात करना है, तो टी बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अब टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता बटे शून्य कोटि अभिक्रिया का दर नियतांक। अब आपको दिया है, आप लिखो साइड में, दिया है आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का दर नियतांक दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो है 8 ग्राम और टी समय बाद जो सांद्रता हो जाएगी वो है 5 ग्राम। तो आपको उस समय अंतराल को ज्ञात करना है, मतलब कितने समय में सांद्रता 8 ग्राम से घटकर 5 ग्राम रह जाएगी। सारे मान पुट करोगे तो t बराबर प्रारंभिक सांद्रता 8 ग्राम, t समय बाद सांद्रता 5 बटे 1.25 इंटू 10⁻⁻²। जब आप इसे सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा समय, मतलब इतने समय बाद सांद्रता 8 से 5 ग्राम रह जाएगी। ठीक है, ये देखो ये संख्या माइनस की, इसको ऊपर भेज देंगे, 8 में से 5 गया तो 3, तो t बराबर 3 इंटू 10⁻² डिवाइड 1.25। आगे सोल्व करेंगे, 10⁻² मतलब 100, 10⁻² मतलब 100। जब 100 को आप 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 300, 300 बटे 1.25। सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 240 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर आएगा 240 सेकेंड, 240 सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो सामने क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ एक बार, एक शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब आपको इस अभिक्रिया के लिए फाइंड करना है समय जिस समय में सांद्रता 8 ग्राम से घटकर 5 ग्राम हो जाती है। तो आप सूत्र लगाओगे, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण लगाएंगे तो k
0t बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अभिकारक की t समय बाद सांद्रता आपको दिया है। शून्य कोटि अभिक्रिया दर नियतांक दिया है, प्रारंभिक सांद्रता दी अभिकारक की, t समय बाद सांद्रता दी अभिकारक की, तो आपको ज्ञात करना है t। अब आसान है, फॉर्मूला है, t ज्ञात कर लेंगे। तो देखो सांद्रता 8 माइनस t सांद्रता 5 बटे ये शून्य कोटि अभिक्रिया दर नियतांक, सोल्व करेंगे तो आएगा 3 अपॉन 1.25, ये 10 की पावर माइनस 2 नीचे था, ऊपर जहाँ प्लस हो गया मतलब 100, 10 की पावर 2 मतलब 100। जब आप 3 से गुणा करोगे तो आएगा 300 बटे 1.25। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 240 सेकेंड, मतलब 240 सेकेंड बाद अभिकारक की सांद्रता 8 ग्राम से घटकर 3 ग्राम रह जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपन आगे डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, आपको बस समाकलित वेग समीकरण याद रखनी है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट समीकरण लगा के आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, नोट कर लिया तो देखो सामने अब मैं एक अलग क्वेश्चन ले रहा हूं, आप ध्यान सुनना। एक अभिक्रिया में अभिकारक A के प्रति प्रथम कोटि, A के प्रति प्रथम कोटि एवं अभिकारक B के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, उसमें अभिकारक A है और अभिकारक B है। अभिकारक A की कोटि प्रथम है, अभिकारक B की कोटि द्वितीय। तो आपको कुछ पॉइंट याद करने, मैं लिख रहा हूँ क्या याद करना। पहला है दर व्यंजक, मतलब आपको दर समीकरण लगा के, दर नियम लगा के समीकरण प्राप्त करनी, उसे बोलते हैं वेग व्यंजक या दर व्यंजक। दूसरा है अवकलित वेग समीकरण याद करनी है आपको। तीसरा है A की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब अभिकारक A की सांद्रता 3 गुना की है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ है A तथा B दोनों की सांद्रता, A तथा B दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक अभिक्रिया में अभिकारक A के प्रति प्रथम कोटि है और B के प्रति द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। मतलब कहने का मतलब है आप A की पावर में घात 1 लगाओगे और B की घात में 2 लगाओगे। हमेशा कोटि अभिकारक की सांद्रता की घात होती है। अब आपको ज्ञात करना दर व्यंजक, अवकलित वेग समीकरण। तीसरा है A की सांद्रता 3 गुना करने पर अभिक्रिया वेग कितना गुना हो जाएगा। और फोर्थ A और B दोनों की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 आंसर करेंगे। सबसे पहले अपन क्वेश्चन पहला आंसर कर रहे हैं दर व्यंजक। जब भी दर व्यंजक याद करते हो पता आपको लगाते हैं दर नियम। ठीक है, दर नियम, दर नियम से
दर नियम क्या होता है, वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिकारक वेग आर होगा, समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता। यहाँ अभिकारक ए और बी, दो अभिकारक है ए और बी, तो अभिकारक ए की सांद्रता सबसे पहले और अभिकारक बी की सांद्रता। ठीक है, अब अभिकारक ए की कोटि 1 है और अभिकारक बी की कोटि 2 है, तो पुट कर देंगे ए की पावर 1 घात में और बी की घात में 2, जो प्रश्न में बोला है। तो ये दर नियम से हो गया आर समानुपाती ए की सांद्रता की पावर 1 और बी की सांद्रता की पावर 2। जैसे आप समानुपाती चिन्ह हटाओ तो आएगा नियतांक के ए की घात 1 बी की सांद्रता घात 2। तो ये है दर व्यंजक, ये है पहला आंसर। ठीक है, तो जो समीकरण बनी है वो है दर व्यंजक। ठीक है, पहला आंसर कंप्लीट हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दर नियम लगाएंगे जब भी आपको दर व्यंजक ज्ञात करना हो। और दर नियम क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो मैंने लिखा आर, आर मतलब अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल होगा सांद्रता के। यहाँ पर अभिकारक 2 है ए और बी, तो ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। ए की कोटि 1 है तो घात में 1 और बी की कोटि 2 है तो घात 2। जैसे कोटि बोले उस अकॉर्डिंग घात आ जाती है। अगला आंसर करेंगे अवकलित वेग समीकरण 2 नंबर। मैंने बता रखा है जब भी आपको अवकलित वेग समीकरण याद करनी हो तो हमेशा अभिक्रिया वेग को उत्पाद की सांद्रता के पदों में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमेशा अवकलित वेग समीकरण दर व्यंजक जैसी ही होती है, लेकिन जहाँ पर आर लिखा हुआ है, अभिक्रिया वेग लिखा हुआ है, उसको उत्पाद की सांद्रता के परिवर्तन के रूप में लिखा जाता है। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में लिखा जाता है। और उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अगर आप आर को अभिकारक की सांद्रता के पदों में लिखते तो आता चिन्ह माइनस का, तो प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पाद की सांद्रता अपन x मानते हैं, बता रखा मैंने, माना t समय बाद उत्पाद x बन जाता है, तो हमेशा r को लिखते हैं अवकलित वेग समीकरण में dx/dt। हमेशा r को लिखते हैं अवकलित वेग समीकरण में dx/dt। x है उत्पाद की सांद्रता बराबर k a की सांद्रता की घात 1 और b की सांद्रता घात 2। तो हमने 2 आंसर कर लिए, दर व्यंजक और अवकलित वेग समीकरण। थर्ड और फोर्थ अपन आगे करेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे अपन आगे 3 और 4 का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने। अब 3 और 4th क्वेश्चन बचा है। 3 बोल रहा है ए की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ए की सांद्रता को करना है 3 गुना, बी की सांद्रता वैसी ही रहेगी। और अगले में बोला ए और बी दोनों की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो यहाँ ए की सांद्रता 2 होगी 2a और बी की सांद्रता भी होगी 2, तो 2b। ए और दोनों को दुगना करना है, तो देखते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, देखो। आगे सोल्व करते हैं। तीसरा आंसर 3, ए की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो सबसे पहले अपन सिंपल सूत्र लगाएंगे जो आपके सामने आया था। हमने देखा इस अभिक्रिया दर व्यंजक क्या होगा, r बराबर k a की घात 1 और b की घात 2। ठीक है, इस समीकरण आप 1 मान सकते हो। सिंपल अवस्था में ये है, प्रारंभिक अवस्था में। अब बोल रहा है एक की सांद्रता, अब लिखेंगे एक की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए। ठीक है, प्रारंभ में तो जो दर समीकरण है वो लिखेंगे। स्टार्टिंग में ए भी 1 मोल है और बी भी 1 मोल है। अब ये बोल रहा है एक की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो समीकरण पुट करेंगे, वेग बदलेगा तो अपन लिखेंगे नया वेग आर डैश, परिवर्तित वेग है जो चेंज होगा, आर डैश बराबर के, तो के रहेगा। ए की सांद्रता कर रहा 3 गुना तो 3a और बी की सांद्रता कांस्टेंट है, इसने चेंज नहीं की है। हमेशा संख्या को हमेशा आगे निकालेंगे, तो 3 की पावर 1 तो आएगा 3
के ए की पावर 1 और बी की घात 2। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो आप देखो इस मान को बोला जाता है आर, इस मान को बोला जाता है आर। तो जो आर डैश आएगा वो पहले की तुलना में 3 गुना होगा, पहले की तुलना में 3 गुना होगा। तो अपन बोल सकते हैं ए की सांद्रता 3 गुना बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया वेग भी 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। एक की सांद्रता 3 गुना बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया वेग भी 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप सिंपल दर व्यंजक लिखोगे जो अपने आंसर फर्स्ट किया था, ये प्रारंभ में है। ए और बी की सांद्रता बराबर है 1 मोल 1 मोल। जैसे प्रश्न बोला ए की सांद्रता 3 गुना कर दी जाती है तो जो बोला पुट करेंगे तो जो वेग आएगा नया वो होगा परिवर्तित होगा, उससे अलग होगा, चेंज होगा। तो मैं लगा दिया डैश, आ यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर डैश, क्यों यहाँ पर आर का मान बदलेगा। बराबर जो बदलेगा जिसका मान बदला है प्रश्न में, जिसका मान बदला उसको बदलना आपको। तो के रहेगा ए की सांद्रता करा 3 गुना 3a हो गया, पावर 1 रहेगी, कोटि 1 है। और बी की सांद्रता कांस्टेंट है, बदली नहीं है, तो बी रखेंगे और पावर में 2 रहेगा। हमेशा संख्या को आगे निकाल लेते हैं तो 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, बचा मान रख देंगे। तुलना करेंगे दोनों समीकरण की तो इस मान को बोलते हैं आर। तो आंसर आएगा आर डैश बराबर 3r, मतलब पहले का 3 गुना। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। बचा फोर्थ, जब ए और बी दोनों को दुगना कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं आ रही है आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आसानी तरीके से मैंने आपको आंसर समझाया है। अब जो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धअवकाल टी हाफ। अर्धअवकाल क्या होता है? ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं अब एक बार। देखो आंसर फोर्थ सबसे पहले अपन लिखेंगे समीकरण दरव्यंजक जो प्रारंभ में है, समीकरण 1। अब प्रश्न बोला है ए और बी, तो अपन बोलेंगे यदि ए एवं बी दोनों की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए तो देखो वेग बदलेगा तो आर डैश बराबर के, दुगना किया है तो 2a, इसको भी दुगना किया है तो 2b। अंकों को या मान को अपन आगे लेके आएंगे तो आर डैश बराबर 2 इंटू 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आगे के a की पावर 1 और b की पावर 2। बड़ा सिंपल है, 2 की पावर 1 2 आगे आ गया, मैंने बाहर निकाल लिया, 2 की पावर 2 4, इसको भी आगे निकाल लिया, जो बच गया रिमेनिंग उसको ऐसे लिख दिया। तो आर डैश बराबर 4 दूनी 8 के ए की सांद्रता की पावर 1 और बी की सांद्रता की पावर 2, इसे बोलते हैं आर। तो आंसर आएगा जो नया वेग आएगा वो पहले का 8 गुना आएगा, पहले का 8 गुना आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है आपको, सिंपल समझ में आ गया आपको। ए और बी दोनों के साथ दुगनी कर दी जाए तो जो वेग होगा वो प्रारंभ का 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे अर्ध आयोकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयोकाल। उसके पहले अपन एक बात डिस्कस कर देंगे, अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन सोल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आपको अभिकारक की प्रारंभिक और अंतिम सांद्रता दी गई थी। तो आपने सूत्र लगा दिया था कि 0t बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस उत्पाद की ओर अभिकारक की t समय बाद सांद्रता। लेकिन क्वेश्चन में आपको अभिकारक की सांद्रता नहीं दी गई हो और उत्पाद की सांद्रता दी गई हो
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि क्वेश्चन में आपको अभिकारक की सांता के स्थान पर उत्पाद की सांता दी गई हो तो आप शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए न्यूमेरिकल किस प्रकार सोल्व करोगे, तो उसको सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अर्धआयुकाल। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लिया आपने। देखो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। जब अभिकारक की सांद्रता नहीं दी गई हो प्रश्न में, आपको उत्पाद की सांद्रता दी गई हो तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे दर नियतांक। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट, माना कोई रिएक्शन है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ समाकलित वेग समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। समीकरण होती है K0 T बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस T समय बाद अभिकारक की सांद्रता। इस समीकरण को बदलेंगे उत्पाद की सांद्रता के पदों में। तो देखो माना कोई रिएक्शन है, R से P बना है, ठीक है, प्रारंभ में माना मैंने अभिकारक की सांद्रता A है और उत्पाद सांद्रता 0 है। अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो उत्पाद सांद्रता 0 है, मेरे पास अभिकारक है। अभिकारक क्रिया करेगा तो कुछ समय बाद उत्पाद बनना स्टार्ट होगा, तो समय के साथ साथ अभिकारक कम होता जाएगा, उत्पाद सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो देखो T समय पश्चात माना अभिकारक का X पार्ट टूट के अलग हो गया, X मोल, अभिकारक का X मोल उत्पाद में बदल गया। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रारंभ में अभिकारक के A मोल थे, उत्पाद 0 मोल था। T समय पश्चात अभिकारक का X मोल उत्पाद बदल गया, तो अभिकारक से X कम कर देंगे और उत्पाद में X बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उत्पाद X बढ़ गया। ठीक है, तो देखो सोल्व करेंगे इसको, अपन यहाँ लिख सकते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, इस अकॉर्डिंग A और T समय पश्चात अभिकारक सांद्रता क्या हो जाएगी, A माइनस एक्स। अतः अब आप इस समीकरण देखो, ये प्रारंभिक सांद्रता है तो यहाँ पर मैं A लिख सकता हूँ, और ये T समय सांद्रता तो यहाँ पर A माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो अतः R0 बराबर A हो जाएगा, और T समय बाद जो सांद्रता होगी अभिकारक की वो A माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, पुट करेंगे तो देखो K0T बराबर A माइनस एक्स का होल। अब सोल्व करेंगे, बेटा यहाँ पर A प्लस का, यहाँ पर A माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो K0T बराबर x, सही है, K0 बराबर x। तो जब भी आपको समय ज्ञात करना हो, नियतांक ज्ञात करना हो, तो आ जाएगा आपके पास K0 बराबर x अपॉन टी, K0 बराबर x अपॉन टी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण है, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता हो तो अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, यदि उत्पाद की सांद्रता हो तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए उस समस्या को दूर करने के लिए समीकरण को बदल रहे हैं उत्पाद की सांद्रता के पदों में। तो मैंने माना को रिएक्शन ली R से P, प्रारंभ में अभिकारक के A मोल है, उत्पाद 0 मोल है। T समय पश्चात अभिकारक के X मोल उत्पाद बदल गए, तो यहाँ पर X कम हो जाएगा, यहाँ पर X बढ़ जाएगा। देखा इस समीकरण अकॉर्डिंग अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में A है और T समय सांद्रता A माइनस एक्स है, तो अपन इस मान को यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और ये अभिकारक की T समय सांद्रता है, तो दोनों का मान पुट कर दिया। बेटा ऐसे A कैंसिल हो जाएगा और X पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा समीकरण आएगी वो होगी
शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है ये भी, लेकिन उत्पाद की सांद्रता के पदों में k0 0 बराबर x/t। ठीक है, अब उत्पाद की सांद्रता, ये उत्पाद की सांद्रता है तो लिखता हूँ x बराबर t समय पश्चात उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो जब उत्पाद की सांद्रता आपको मिलेगी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन t½ शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। ठीक है, उससे भी न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको सिंपल समझना है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, बिल्कुल आसान है। t½ क्या होता है और उसकी डेरिवेशन, मतलब अपन शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए t½ ज्ञात करेंगे तो एक सूत्र व्युत्पन्न होगा, उस सूत्र को आपको डायरेक्ट याद करना है न्यूमेरिकल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपन। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल या अर्धायु बोलते हैं इसे t½ ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल या अर्धायु। सबसे पहले आपको परिभाषा याद रखनी है, तो देखो नाम से स्पष्ट है, अर्धायु काल मतलब आधा समय, मतलब वह समय जिसमें अभिकार की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। माना स्टार्टिंग में आपके पास अभिकारक 100 है तो इसकी सांद्रता जितने समय में 50 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, उसे बोलते हैं t½ अर्धायु काल मतलब आधा समय। तो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है या रह जाती है उसे बोलते हैं अर्धायु काल। तो अपन बोलेंगे वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है, अब अपन आगे शून्य कोटि अभिक्रिया अर्धायु काल ज्ञात करेंगे। तो देखो समाकलित वेग समीकरण से ज्ञात करेंगे, समाकलित वेग समीकरण से, समाकलित वेग समीकरण से। ठीक है, कौन सी कोटि पढ़ रहे हैं? शून्य कोटि, तो अपन लिखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण से क्या होती है कि k0t बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अभिकारक की t समय बाद सांद्रता। ठीक है, अब आपको समय ज्ञात करना है तो समय t बराबर हो जाएगा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अब t समय बाद सांद्रता अभिकारक की बटे k0 दर नियतांक शून्य कोटि अभिक्रिया का। अब जो बोल रहा है उस अकॉर्डिंग करेंगे तो t को करना है t½ तो जो अभिकारक की सांद्रता है अंतिम सांद्रता वो प्रारंभ की आधी रह जाएगी, तो RT बराबर हो जाएगा R0/2 मतलब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ की आधी रह जाएगी, प्रारंभिक ये है। अब ये सांद्रता कुछ समय बदलेगा तो ये चेंज होगी, ये आधी हो जाएगी प्रारंभ की। दोनों मान पुट करेंगे तो t½ बराबर
R0 माइनस R0 डिवाइड 2 बटे K0। बेटा ये कंप्लीट 1 मान है, ये हाफ है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा R0 बटे 2 डिवाइड 2 बटे K0। तो जो T हाफ आपके सामने आएगा वो आएगा R0 बटे 2K0, मतलब T हाफ बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटे 2 इंटू शून्य कोटि अभिक्रिया का दरणीयतांक। ठीक है, तो ये आपके सामने सूत्र आया है वो है शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये समागलित वेग समीकरण होती है, मुझे टी का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण बना दिया मैंने ये। उसके बाद जिस अकॉर्डिंग बोल रहा है परिभाषा में उस अकॉर्डिंग करेंगे। टी को आधा करना है, आधा समय गुजारना है, तो प्रारंभिक सांद्रता वही रहती है कि बदलती नहीं, लेकिन आधा समय गुजरा है तो अंतिम सांद्रता बदलेगी। टी समय बाद वो हो जाएगी प्रारंभ की आधी कर देना, सारे मान पुट करेंगे तो सोल्व करने पर आंसर आएगा टी हाफ बराबर अभिकारक की प्रारंभ सांद्रता बटे 2 इंटू शून्य कोटि अभिक्रिया का दरणीयतांक। ठीक है, अब आप इस सूत्र में देख रहे हो जो शून्य कोटि अभिक्रिया अर्धायुकाल है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। मतलब जब जब अभिकारक की सांद्रता बदलेगी तब तब अभिक्रिया का अर्धायुकाल भी बदलेगा। तो अपन लिखेंगे बाद में शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। देखो दोनों बराबर में है तो समानुपाती बोला जाएगा। ठीक है, तो जब भी अभिकारक सांद्रता बदलेगी अभिक्रिया का टी हाफ भी बदलेगा। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन लिखेंगे इंपॉर्टेंट टी हाफ और अभिकारक सांद्रता के मध्य संबंध के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा आपने। तो एक लास्ट इम्पोर्टेंट है आज का, उसके बाद अपन अगली क्लास पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया मैंने कंप्लीट कर दी है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लिया होगा। संबंध आएगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, मैंने लिखा शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब जब जब अभिकारक की सांद्रता चेंज होगी तब तब अभिक्रिया का अर्धायुकाल भी बदलेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अपन मिलेंगे अगली क्लास में और पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है।